अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबराज चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ में जे पेरिन और जे थॉमसन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और पढ़ते हैं कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर कैथोड रेस की प्रोडक्शन पढ़ी। आपने ये पढ़ा कि कैथोड रेस बनाने के लिए प्रेशर लो करना पड़ता है, कितना? 0.01 टॉर। कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से प्रोड्यूस होती है, एनोड की तरफ जाती हैं और कैथोड के ऑपोजिट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, चमक प्रोड्यूस करती हैं। नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, कैथोड रेस हैं क्या? इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? There were many scientists who worked on cathode rays. For example, Sir William Crookes. Sir J.J. Thomson की contribution most important है। Actually, Sir J.J. Thomson की ही contribution हमें इस बात को डिस्कशन के बाद हम इस बात में नतीजे पे पहुंचेंगे, सर J.J. थॉमसन की कंट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद, कि उनकी ही वो डिस्कवरी वजह थी जिसकी वजह से आज हमें ये पता लगा कि कैथोड रेज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो J.J. थॉमसन इज़ द साइंटिस्ट हु मस्ट बी नॉमिनेटेड, के उनकी वजह से आज हमें ये पता लगा कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स हैं, रेज हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कलेक्शन है। इसके अलावा सर J.J. थॉमसन के अलावा एक सर जीन पेरिन थे। जीन पेरिन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब कैथोड रेज को पास किया तो हमें ये पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास होने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया। फॉर एग्जाम्पल, आप यूँ समझें कि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं छोटी सी समझने के लिए। ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ये इस ग्लास बोर्ड के परपेंडिकुलर बनाया, यानी कि नॉर्थ पोल इस तरह है और साउथ पोल अंदर की तरफ है, ग्लास ट्यूब की ग्लास बोर्ड के ऑपोजिट है। अगर मैं इसमें से कोई चार्ज पार्टिकल पास करता हूं, यानी कि इस फील्ड में से मैं कोई चार्ज पार्टिकल पास करता हूं, ये फील्ड है, इसमें से मैं कोई चार्ज पार्टिकल से पास करता हूं, कैथोड रेस पास करता हूं, ये चार्ज पार्टिकल इसमें से गुजरने के बाद अपना रास्ता बदल लेंगे। अगर ये चार्ज पार्टिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल ना होता, न्यूट्रॉन होता, तो ये डिफ्लेक्ट ना होता। एक्चुअली सर जे पेरिन ने किया क्या, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड के जरिए जो कैथोड रेज पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन की एंड ही कम टू नो के दीज आर द चार्ज पार्टिकल। सर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जिसकी वजह से हमें यह पता लगा कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, यानी कि कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस बात को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक कैथोड रे ट्यूब बनाते हैं। यह आपके सामने कैथोड रे ट्यूब है और इसका जो एक एंड है, इस पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगी हुई है, से जिंक सल्फाइड। जब उस स्क्रीन पे आके कैथोड रेज गिरती हैं तो वहां पे फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है, फ्लैश प्रोड्यूस होता है, चमक प्रोड्यूस होती है। अब हुआ यूं, हमने कैथोड रेज प्रोड्यूस की, वो एनोड के होल में से गुजर कर सीधा आ गई फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे पॉइंट P1 पे। अब हम ऐसा करते हैं, इस डायग्राम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि इस डायग्राम के इस तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। आप यूं समझें ये डायग्राम है, तो इसके इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ साउथ, ये देखें, ये डायग्राम या ट्यूब है, ये ट्यूब के नॉर्थ और साउथ पोल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। आपने ये अप्लाई किया। अब आप इसमें से कैथोड रेज पास करें, डेफिनेटली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सर जे पेरिन ने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि दीज आर द चार्ज पार्टिकल विच डिफ्लेक्ट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये तो उनकी कंट्रीब्यूशन थी 1895 के अंदर, जब उन्होंने एक कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड से पास किया। सर J.J. थॉमसन ने 1897 के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उसने किया क्या, अब इसी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर और नीचे, यानी कि कैथोड रेज के मूवमेंट के परपेंडिकुलर ऊपर नीचे, ऊपर एनोड लगा देते हैं, नीचे कैथोड लगा देते हैं।
अच्छा, जब कैथोड रेज पास कर रही थी विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सीधा जा रही थी। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो पॉइंट P1 से नीचे आ गई, पॉइंट P2 पे गिरना शुरू हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर देता हूँ, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल का जो इन्फ्लुएंस है मैग्नेटिक फील्ड है वो बंद कर देता हूँ, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनोड ऊपर लगा हुआ है कैथोड रेज के, और कैथोड नीचे लगा हुआ है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड नीचे लगा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऊपर लगा हुआ है। अब आप इसमें से कैथोड रेज पास करें और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करें, होगा यूं, कैथोड रेज अब सीधा जाने के बजाय पॉइंट P1 से की तरफ जाने के बजाय, पॉइंट P2 की तरफ जाने के बजाय वो जाएंगी पॉइंट P3 की तरफ। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई ना, तो पॉजिटिव प्लेट है ऊपर की तरफ, उन्होंने कैथोड रेज को अट्रैक्ट किया, जिससे वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड उनको नीचे की तरफ कर रही थी। सर जे थॉमसन ने किया क्या कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके जो कैथोड रेज है, यानी कि साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड भी ऑन की, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन की, दोनों को बैलेंस किया। तो कैथोड रेज ना ऊपर गई ना नीचे गई, दोबारा P1 पॉइंट पे गिरी। ये जब उन्होंने अचीव कर लिया, तो इधर से उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली थ्रू यूजिंग सर्टेन मैथमेटिकल इक्वेशन। जब उन्होंने इस चीज को बैलेंस करने के बाद चार्ज टू मास रेशियो निकाली मुख्तलिफ गैसेस की, तो उनको पता लगा ये तो इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड की इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, जो मैंने आपको दिखाया है, ये थोड़ी सी डिटेल में बताया है। ये इसको ना डिटेल में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये हमारा एक प्रॉपर टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो निकालने का। लेकिन जो हमारा इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो डिस्कशन का रिजल्ट है, क्रक्स है, वो ये है कि जब आप डिफरेंट गैसेस की चार्ज टू मास रेशियो सर जे थॉमसन के मुताबिक निकालते हैं, तो वो सेम निकलती हैं। इसका मतलब गैस कोई भी हो, उनकी चार्ज टू मास रेशियो उन पार्टिकल्स की, कैथोड रेज की जो प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट गैसेस की मौजूदगी में, वो सेम आएगी। तो इसका मतलब गैस से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा चार्ज पे और मास पे। सो इसका मतलब कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज इस पे नहीं डिपेंड करती कि कौन सी गैस यूज की है, आया वो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। कैथोड रेज ही हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट नहीं आता अगर आप गैस चेंज करते हैं, क्योंकि उनकी चार्ज और मास रेशियो चेंज नहीं होती। दिस वाज फाउंड बाय जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कहा, एक्चुअली सर जे थॉमसन सेज या प्रूव्ड कैथोड rays are actually stream या rays of electron। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज चेंज हो जाती है गैस के चेंज करने से, या कैथोड रेज are independent of nature of gas। यानी कि आप कोई भी गैस यूज करें, कैथोड रेज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आप इसका आंसर लिखेंगे कि सर जे थॉमसन के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जब चार्ज टू मास रेशियो निकाली जाती है मुख्तलिफ गैसेज यूज करके, तो वो सेम आती है। इसका मतलब तमाम की तमाम गैसेस जो कैथोड रेज प्रोड्यूस करती हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर कोई नाइट्रोजन प्रोड्यूस करेगी या ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, तो वो बड़े छोटे तो नहीं प्रोड्यूस करेगी ना, वो सेम चार्ज के होंगे, सेम मास के होंगे। लिहाजा चूंकि ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम्स हैं, कैथोड रेज सारी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन सारों में एक जैसे होते हैं, और ना उनका मास चेंज होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। लिहाजा जो कैथोड रेज की प्रोडक्शन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस नेचर। ये गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है आप ऑक्सीजन लेंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि वो गैस की नेचर चेंज हो जाएगी। सो इसका आंसर आप यूँ लिख सकते हैं बड़ा आसानी से कि आप जे थॉमसन को इंक्लूड करें इस आंसर में, सर जे थॉमसन की डिस्कशन को इंक्लूड करें, चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू सेम होने को इंक्लूड करें,
और एंड पे इसको इस तरह इंक्लूड करने के बाद एंड पे कंक्लूड इस तरह करेंगे कि these are actually streams of electrons produced by any gas since the electrons of any gas have same mass and same charge, so cathode rays are independent of the gas used in a discharge tube. So gas nature, आप कोई और गैस यूज कर लें डिस्चार्ज ट्यूब पे, उस पर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करेंगी। फ्लोरिसेंस क्या होता है? फ्लोरिसेंस कहते हैं चमक को। आपको याद होगा कि हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था उसमें कि कैथोड और एनोड, कैथोड रेज इसमें गैस फिल की विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। हमने इसमें प्रेशर मेंटेन किया 0.01 टोर। ये एक छोटी सी ट्यूब है जो वैक्यूम पंप से कनेक्ट होती है। अब कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई और वो कैथोड रेज कैथोड से सीधा गई एनोड की तरफ और यहाँ पे चमक प्रोड्यूस की, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस की। ये ग्रीनिश थी, ये ग्लास की कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। अपेरेंटली इस में ये चमक जो प्रोड्यूस होती है ये खासा है, प्रॉपर्टी है ऑफ कैथोड रेज। आप सोच रहे होंगे कि हमेशा ही ग्रीन ही कैथोड रेज प्रोड्यूस करती है, नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लोरिसेंस के लिए मटेरियल यूज करते हैं टिन स्टोन, तो वो येलो होता है। टिन स्टोन जो होता है वो येलो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करता है। और अगर आप एल्यूमिना यूज करते हैं तो वो रेड ग्लो करेगा अगर उस पर कैथोड रेज स्ट्राइक करें। सो कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती हैं फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगा। फ्लोरिसेंस किस कलर का प्रोड्यूस होगा डिपेंड करेगा मिनरल कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ऐसा नहीं है कि हर मटेरियल हर कंपोजिशन एक जैसा फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करें। यहाँ ग्रीनिश हुआ है, अगर आप यहाँ पे पेस्ट लगा देते हैं या इधर पेस्ट कर देते हैं एल्यूमिना तो वो रेड ग्लो करेगा। अगर आप टिन स्टोन इधर पेस्ट कर देते हैं तो वो येलो ग्लो करेगा। तो इसका मतलब ये जो ग्लो है, फ्लोरिसेंस है ये वाला, ये डिपेंड करता है कि हमने मटेरियल कौन सा यूज किया है। स्टूडेंट्स अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। जो कैथोड रेज हैं ये शेडो कॉज करती हैं अगर इनके रास्ते में ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके आर पार नजर ना आए, जो थिक हो, रिजिड हो और उसकी एक प्रॉपर, अगर आप यूं देखें ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, उसके आर पार नजर ही नहीं आता ओपेक ऑब्जेक्ट। अब आपके सामने एक ये ट्यूब है, कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। कैथोड रेज एनोड की तरफ गई, एक ओपेक ऑब्जेक्ट उनके रास्ते पे रख दिया। अब उन्होंने जाके टकराना था, जो पीछे हमारा फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगी हुई है जहाँ पे जाके उसका निशान आना था, ये उसने वहाँ पे जाके टकराना था। बट समहाउ इसने इसके रास्ते में हमने क्या किया, एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है उसका शेडो बना देती है बैक साइड पे। ये शेडो शार्प होता है। शार्प शेडो तभी बनेगा जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, वरना ये फजी आप यूँ समझ ले ऐसा शेडो बनता जिसके एजेस क्लियर ना होते, ये गोल सा या अजीब सा शेडो बन जाता। बट सिंस दैट शेडो इज वेरी मच सिमिलर टू द शेप, शार्प बना है, लिहाजा हम कहते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं दीज आर ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल ना कर रही होती तो ऐसा शार्प शेडो ना बन पाता। नाउ वी नीड टू नो द पार्टिकल नेचर। देखें स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ये कैथोड है, ये एनोड है और ये एक उसके रास्ते में एक व्हील रखा हुआ है, व्हील। ये व्हील जो है ना इंतहाई हल्का फुल्का सा व्हील है, इंतहाई हल्का व्हील है। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा किसी और कलर से इसकी होल्डिंग बना लेते हैं, ये ले, ये एक व्हील है। अब होता यूं है, जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं तो ये व्हील रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर कैथोड रेज सिर्फ एनर्जी होती, अगर कैथोड रेज सिर्फ एनर्जी होती तो एनर्जी तो यानी कि सिंपल रेडिएशंस होती, तो रेडिएशंस तो इस व्हील को हिला नहीं सकती थी। इस व्हील की मूवमेंट, रोटेशन तो तभी पॉसिबल है जब इसे कोई जाके पार्टिकल विद मैस एंड मोमेंटम टकराएगा। आप सोचें अगर मैं बल्ब को ऑन करूं तो बल्ब जब ऑन होता है तो उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं डेवलप होता,
कोई फोर्स नहीं डेवलप होती। या अगर मैं बल्ब लगा दूं, से मैंने ये व्हील लिया और इस व्हील के यहाँ पे मैंने एक बल्ब है उसको लगा दिया। अब मैंने क्या किया, बल्ब ऑन किया। बल्ब ऑन करने से ऐसा नहीं होगा कि ये व्हील रोटेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि बल्ब से रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, पार्टिकल तो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो वो जाके इस व्हील से टकराएंगे, इस व्हील से जब वो जाके टकराएंगे तो ही से रोटेट करा सकेंगे। लेकिन जब कैथोड रेस प्रोड्यूस होती है ना, तो उन रेस के पार्टिकल इस व्हील से जाके टकराते हैं और उनकी टक्कर से, कोलिजन से ये व्हील मूव करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ से हमें दो बातें पता लगी कि जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज वो व्हील को रोटेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मैस है, वेलोसिटी है और मोमेंटम है। मोमेंटम तो तभी पॉसिबल है जब किसी चीज का मैस हो। तो इसका मतलब जो कैथोड रेस के बारे में हम रेज रेस सोचते जा रहे हैं, रेस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो रेडिएशंस हैं। एक्चुअली दे आर द पार्टिकल्स मूविंग एट वेरी हाई स्पीड एंड दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहां पे लिखते हैं हम, which experiment can prove particle nature of कैथोड रेस। कैथोड रेस पार्टिकल्स हैं, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करेगा? ये क्यों? जब व्हील रोटेट करेगा कैथोड रेस के प्रोड्यूस होने के बाद, तो इसका मतलब कैथोड रेस ने उसे जाके कोलिजन की है, उनका मोमेंटम था, उन्होंने मोमेंटम ट्रांसफर किया है, व्हील रोटेट हुआ है, उसमें रोटेशन इंट्रोड्यूस हुई है, इंड्यूस हुई है, इस वजह से कि हमारी कैथोड रेस का मैस था, उसकी वेलोसिटी थी। आप सोचें, ये बल्ब चलाने से अगर ये व्हील रोटेट करता तो हम कहते हैं कि इसमें से निकलने वाले पार्टिकल्स का मैस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? ये सिर्फ रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। एक्सरे प्रोडक्शन, नाउ दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट। असल में ना एक्सरे का आजकल दुनिया में इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि इस प्रॉपर्टी को हम जरूर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने एक एक्सरे है, आप देख सकते हैं इसमें किसी के हाथ की बोन टूटी हुई है। एक्चुअली एक्सरेज इसके लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होती कि आप बोन्स के फ्रैक्चर को आइडेंटिफाई करें। हम एक्सरे डायफ्रैक्शन एक टेक्निक है जिससे मॉलिक्यूल्स का या किसी सॉलिड का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। सो एक्सरेज बहुत सी जगह पे यूज होती हैं। एक्सरेज बनती कब है? जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल, जब हैवी मेटल एनोड से कैथोड रेस टकराती हैं, तो आप याद रखिएगा, जब कैथोड रेस हैवी मेटल से टकराती हैं तो वो उस टकराने के बाद, यानी कि जब ये इससे टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो ये रेस प्रोड्यूस करेंगी। ये रेस एक्स रेस कहलाती हैं। इसका एटॉमिक नंबर और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ भी एक बड़ा जबरदस्त लिंक है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल के साथ। समहाउ जब कैथोड रेस के रास्ते में हैवी मेटल एनोड रख दिया जाए तो वो उससे टकरा के एक्स रेस प्रोड्यूस करती है, और एक्स रेस की प्रोडक्शन आज के दौर में बहुत ज्यादा यूज होती है। हीटिंग, आप ऐसा करें, ये तो खैर एक्सरे प्रोडक्शन है। हीटिंग को समझने के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये है कॉनकेव कैथोड। कॉनकेव कैथोड लिख दूं, कॉनकेव कैथोड। इससे निकलने वाली कैथोड रेस फोकस करेंगी एक पॉइंट पे, और यहाँ पे मैं प्लाटिनियम की फॉइल रख देता हूँ। लेट्स प्लेस अ प्लाटिनियम फॉइल हेयर। ठीक है, ये प्लाटिनियम की फॉइल है। जब इस पे कैथोड रेस गिरेंगी ना आके, तो इसको हीट अप कर देंगी, इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगी। तो
कैथोड रेज के रास्ते में अगर मैं कोई मेटल फॉयल या मेटल पीस रखता हूं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। Ionization of gases, they can ionize gases. Now this is something should be joined with reducing effect also. देखें मैं ना इन दोनों चीज़ों को समझाता हूँ आपको। रिड्यूस, सबसे पहले पढ़ते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस क्या होता है। गैस का चार्जेस में कन्वर्ट हो जाना। आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस क्या होता है। देखिए ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसका इलेक्ट्रॉन फिर रहा है। नाउ देयर कम्स अ वेरी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैथोड रे, और वो आके इससे टकराई, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये ऐसे जब टकराएगी तो ये इस इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देगी, नॉक आउट, बाहर निकाल के फेंक देगी। तब हुआ क्या? इसका इलेक्ट्रॉन तो निकल गया भाई, ये निकल गया इलेक्ट्रॉन, पीछे का छोड़ गया न्यूक्लियस, और साथ वो दूसरा इलेक्ट्रॉन। पहले ये एम गैस का एटम था और इससे इलेक्ट्रॉन टकराया। एम गैस से एटम टकराने के बाद एम गैस नहीं रही, बल्कि एम पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन में कन्वर्ट हो गई, और साथ वो जो इलेक्ट्रॉन टकराया है और जो एम गैस में से निकला है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। सो ये गैसेस को आयोनाइज कर देती है, यानी कि इसके सामने अगर गैस के एटम्स आ जाएं तो उसके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देती है, या अगर वो ऐड भी हो सकती है। देखिए अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स में ऐड हो जाएगी तो वो रिड्यूसिंग इफेक्ट कहलाएगा। रिडक्शन होती क्या है, रिड्यूसिंग इफेक्ट क्या होता है? ना सेकंड पार्ट ऑफ दिस, रिड्यूसिंग इफेक्ट। देखें रिड्यूसिंग इफेक्ट का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम गैस है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, कोई कैटाइनिक फॉर्म में गैस मौजूद है। कैथोड रेज हो सकता है कि इसमें ऐड हो जाए, ऐड होने के बाद ये ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इस गैस में ऐड होने के बाद उसको रिड्यूस कर गई हैं। सो रिड्यूसिंग इफेक्ट इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रेज। पेनिट्रेशन एबिलिटी, दे आर having a very good penetration ability. Now there comes the question, penetration ability इनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी न्यूट्रॉन की आप सोच सकते हैं, या किसी और गैमा रेडिएशन वगैरह की बात करें। अभी हम पेनिट्रेशन एबिलिटी की बात करें तो गोल्ड फॉयल होगी, बड़ी जो फॉइल्स होती हैं उनमें ये पेनिट्रेट कर सकती है, दे हैव अ पेनिट्रेशन एबिलिटी। अच्छा अगर आप इनके रास्ते में गोल्ड फॉयल रखें तो गोल्ड फॉयल, बारीक सी गोल्ड फॉयल में से ये पास कर जाती हैं, छोटे पार्टिकल हैं, क्रॉस कर जाते हैं। सो दे कैन पास फ्रॉम थिन मेटल फॉइल्स, दे हैव द पेनिट्रेशन एबिलिटी, और अगर इनके रास्ते में कोई थिन मेटल फॉइल रखें तो ये उसमें से पास कर जाते हैं। लास्ट इस बारे में मैं यही बात करना चाहूंगा, नेचर ऑफ चार्ज कैथोड रेज पे नेगेटिव होता है। एक्सपेरिमेंट्स के जरिए पता लगा, और सर जे थॉमसन ने जब डिफरेंट गैसेस लेकर चार्ज टू मास रेशियो निकाली तो वो सेम निकली, जहां से पता लगा कि डिफरेंट गैसेस सेम कैथोड रेज बनाती हैं। और कैथोड रेज जब चार्ज टू मास रेशियो को एनालाइज किया गया तो पता लगा सिंपल इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम्स हैं। सो कैथोड रेज आर नथिंग बट द स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड व्हेन एट लो प्रेशर हाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें हमारे बहुत से सवालों के जवाब हैं। कैथोड रेज की नेचर क्या है? कैथोड रेज पार्टिकल नेचर रखते हैं। यकीनन मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन भी करवाया है। कौन सा मटेरियल किस कलर में ग्लो करता है कैथोड रेज जब उस पर गिरती हैं, ये भी याद रखना है, ये एमसीक्यू के तौर पे आता है। और याद रखिएगा कि जब कैथोड रेज आप क्या शार्प शेडो प्रोड्यूस करती हैं तो उसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कैथोड रेज का रिड्यूसिंग इफेक्ट भी हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पॉइंट वाइज याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।